14 अगस्त 1948 यानी देश की आजादी के सही 1 साल बाद उत्तर प्रदेश के रामपुर में सरकारी क्लर्क मोहम्मद मुमताज खान के घर आजम खान का जन्म हुआ। आजम मोहम्मद मुमताज खान की 3 संतानों में से एक थे। पहली संतान थी शरीफ खान। आजम खान शरीफ खान से छोटे तो थे, लेकिन बचपन से ही परिवार को लग गया था कि आजम बड़े काम करने के लिए पैदा हुआ है। साल 1960 से लेकर साल 1965 तक ये वो दौर था जब आजादी के बाद देश की नई संरचना तैयार हो रही थी। देश को राजनीतिक और लोकतांत्रिक ढांचे में ढाला जा रहा था। साल 1964 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का देहावसान हो चुका था और देश की कमान लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में थी। इस दौरान आजम खान रामपुर के ही बकर स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन राजनीति में उनकी रुचि देश के बदलते हालातों ने पैदा कर दी थी। गली मोहल्ले की मीटिंग्स हो या फिर स्कूल का कोई डिबेट, आजम खान हर जगह आगे रहने की कोशिश करते थे। रामपुर के बकर स्कूल से 10वीं और 12वीं करने के बाद आजम खान का रुख रामपुर के सुंदरलाल इंटर कॉलेज की तरफ हुआ। यहाँ से आजम खान ने ग्रेजुएशन तो कर लिया, लेकिन सुंदरलाल इंटर कॉलेज आजम खान की राजनीतिक भूख को शांत नहीं कर पा रहा था। इसलिए आजम खान ने रामपुर से करीब 150 किलोमीटर दूर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आजम खान ने LLB यानी कानून की पढ़ाई की। अब आजम खान कानून के जानकार भी हो गए थे, मतलब राजनीति में उतरने के लिए आजम खान का सही समय आ गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही आजम खान के राजनीतिक करियर की नींव पड़ी। साल 1974 में आजम खान ने AMU में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीतकर यूनिवर्सिटी के महासचिव बन गए। अब आजम खान का राजनीतिक करियर औपचारिक रूप से शुरू हो चुका था, लेकिन आजम ने खुद को मांझने के लिए थोड़ा समय और लिया और रामपुर में ही वकालत शुरू कर दी। वकालत के दौरान ही आजम की मुलाकात जिले के नेताओं से होने लगी। रामपुर में लोग आजम खान को पहचानने लगे। इसी का फायदा आजम खान ने उठाया। साल 1976 में आजम खान ने जनता पार्टी से जुड़कर सक्रिय राजनीति में एंट्री ले ली। सक्रिय राजनीति के महज 4 साल बाद यानी साल 1980 में आजम खान ने बड़ा फैसला लेते हुए जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर रामपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ा और बड़ी बात यह है कि वो अपना पहला चुनाव जीत भी गए। पहली जीत ने ही आजम खान को पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान दिला दी, क्योंकि महज 32 साल की उम्र का एक लड़का विधायक बना था, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा था। अब साल आता है 1992। ये दौर मंडल आयोग की राजनीति और बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद का था, जिसने उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत किया। कई नेता अपनी अपनी पार्टी की स्थापना के प्रयास में जुटे थे। ऐसे ही 2 भाई थे, मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, जो यूपी के ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर समाजवादी पार्टी के विस्तार में लगे थे। हालांकि 1992 से पहले ही मुलायम सिंह सक्रिय राजनीति में थे। मुलायम कभी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, कभी भारतीय क्रांति दल, तो कभी लोक दल, कभी जनता दल, कभी जनता पार्टी से विधायक बनते रहे। साल 1989 में पहली बार मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। मुलायम सिंह और शिवपाल यादव से वकालत के दिनों में ही आजम खान की मुलाकात हो चुकी थी। साल 1992 में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी और संस्थापक सदस्यों में आजम खान का नाम भी शुमार हो गया। मुलायम सिंह के साथ जुड़ने से आजम खान की पहचान राष्ट्रीय स्तर की हो गई। समाजवादी पार्टी में आजम खान की राय के बिना एक भी फैसला नहीं होता था।
मुलायम सिंह के बाद पार्टी में सबसे शक्तिशाली अगर कोई था तो वो आजम खान थे। आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी के न तो टिकट बंटते थे और न ही पार्टी में कोई पत्ता ही हिलता था। साल 1993 में आजम खान समाजवादी पार्टी के टिकट पर फिर विधायक बने और मुलायम सिंह यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। साल 1996 में आजम खान राज्यसभा सांसद के तौर पर चुने गए। 43 में बंटवारे के वक्त हमें हक था पाकिस्तान जाने का, आपको नहीं था। हमें हक था, लेकिन हमारे अजदाद ने यह तय किया कि यह वतन हमारा है। इस बीच यूपी में सरकार बदलती रही, कभी बीएसपी तो कभी बीजेपी तो कभी समाजवादी पार्टी सत्ता का सुख चखती रही। फिर आता है साल 2012। समाजवादी पार्टी की सत्ता में फिर से वापसी होती है, लेकिन सत्ता का ताज इस बार मुलायम नहीं बल्कि अखिलेश यादव को पहनाया गया था। शुरुआत में तो लगा था कि मुलायम का दौर खत्म होने के साथ साथ आजम खान का दौर भी खत्म हो चुका है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम चेहरे को दरकिनार करना अखिलेश के लिए भी इतना आसान नहीं था। इसलिए आजम खान को सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक बनाया गया। आजम खान को शहरी विकास, अल्पसंख्यक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। साल 2017 में अखिलेश यादव सत्ता से विदा हो गए। सूबे में योगी का राज आ गया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि। लेकिन 2012 से लेकर 2017 तक आजम खान ने जो कारनामे किए, सत्ता का जो बेहिसाब इस्तेमाल किया, उसने आजम खान को अर्श से फर्श पर ला दिया। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला को सलाखों के पीछे भेज दिया। ये कलेक्टर से मत डरियो और देखें कई मायावती जी के फोटो, कैसे बड़े बड़े अफसर रुमाल निकाल के जूते साफ कर रहे हैं। के जूते साफ कराऊंगा इंशाल्लाह ने चाहा। साल 2012 से लेकर 2017 के बीच आजम खान ने रामपुर में मोहम्मद अली जोहर यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। ये आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट था। साल 2019 के बाद से आजम खान और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया। आजम खान के ऊपर भड़काऊ भाषण, जमीन हड़पने और कई अन्य संगीन आरोप लगे। अक्टूबर 2021 में आजम खान को एक जमीन हड़पने के मामले में करीब 27 महीने जेल में बिताने पड़े थे, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए। जेल में रहते हुए ही आजम खान ने 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की, लेकिन आजम द्वारा दिए गए विवादित भाषण ही उनकी सदस्यता छीनने का कारण भी बने। अक्टूबर 2022 में एक हेट स्पीच मामले में आजम खान को दोषी ठहराया गया। इस दोष सिद्धि के कारण आजम को अपनी विधानसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी, जिससे उनके दशकों लंबे चुनावी करियर को सबसे बड़ा झटका लगा। आजम खान पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इन मामलों में उन पर, उनके परिवार और करीबियों पर कई गंभीर आरोप शामिल हैं। इसमें साल 2016 में सत्ता में रहते हुए डूंगरपुर के गरीबों के मकानों को जबरन खाली कराना, लूटपाट और घर गिराना, बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए 2 अलग अलग जन्म तिथियों वाले फर्जी प्रमाण पत्र बनवाना, 2 अलग अलग जन्म तिथियों का उपयोग करके बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए 2 पैन कार्ड बनवाना, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ भाषण देना, मोहम्मद अली जोहर विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए किसानों और सरकारी जमीन को जबरन कब्जाना, 2016 में यतीम खाना बस्ती के निवासियों को जबरन हटाना, डकैती, घुसपैठ, आपराधिक साजिश के आरोप, सरकारी दस्तावेज की जालसाजी करना, जया प्रदा पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, अवैध खनन, भैंस चोरी जैसे छोटे लेकिन चर्चित मामले दर्ज किए गए। जानकार मानते हैं कि अब राजनीति में न तो आजम खान का कोई वजूद रहा है, न ही रामपुर में। मुजफ्फरनगर दंगों का मामला हो, अधिकारियों से मायावती की जूती साफ करवाने वाला बयान हो, या फिर जया प्रदा को लेकर बयान,
आजम खान को यूपी में अहंकार के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है और लोग कहते हैं आजम का अहंकार अब नष्ट हो चुका है। आजम खान अब जब भी जेल जाते हैं तो कानून को सर्वोपरि बताते हैं। आजम की विरासत दर्जनों गंभीर कानूनी मामलों का बोझ हो गई है।